2018 में रवीश कुमार का फोन आया था मेरे पास, जो एनडीटीवी में थे। उन्होंने मुझे कॉल पे कहा था, याद है मुझे आज भी, कि डॉक्टर साहब आपकी आवाज जो है वो जर्नलिज्म के लिए बनी है, ऐसा लगता है, तो लाइफ में जर्नलिज्म जरूर ट्राई करना आप। तो पत्रकारिता की दुनिया में अगर आप गुरु की बात करें तो वो है मोहन नायक। एक हमारे यहाँ देसी पत्रकार है करमूर्ति, वो भी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मेरा गुरु है। देखो अगर क्वालिटी के हिसाब से रिश्ता होता तो सलमान खान का भी हो जाता, मनोहरलाल खट्टर का भी होता। कितने क्वालिटी फैन है ये। इनसे ज्यादा क्वालिटी किसी में हो सकती है कि लड़कियों की इंक्वायरी कभी गलत नहीं आती। लड़की चाहे कितनी, और उसमें पता क्या कहते हैं, लड़कियों को इसका एक बेनिफिट मिलता है कि चलो किसी की बेटी ब्याही जाएगी, चलो शादी होने दो। लेकिन लड़के के मामले में समाज जो है बख्शता नहीं है। सच पूछो तो एक वो लड्डू गोपाल वाली वीडियो भी काफी, इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में, Yes. तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। ये वही पत्रकार है जिन्होंने लड्डू गोपाल का एडमिशन करवाया, फिर रिजल्ट लेके आए। अगर हनी सिंह ने ऐसा बयान दिया है तो मुझे लगता है हनी सिंह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आज हर व्यक्ति के अंदर शैतान बैठा है। कई बार तो रात के टाइम पे जो सवारियां होती हैं, लड़कियां और या लड़के नशे में इतने धुत होते हैं, उनके कपड़ों का नहीं पता होता कि कपड़े कहाँ जा रहे हैं, नीचे के कपड़े ऊपर और ऊपर के कपड़े नीचे हो रहे होते हैं। लड़कियों के इतनी नशे में होती हैं वो। इस सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी विश्वास न करें। हर व्यक्ति के अंदर एक अश्लील व्यक्ति बैठा है। आपको पता नहीं लग रहा है कि बस में अगर एक लड़की जा रही है, गुड़िया जा रही है, तो सामने बैठा हुआ चाहे एक बुजुर्ग हो या सामने बैठा हुआ एक 10 साल का बच्चा हो, सबकी नजरें अश्लील हो चुकी हैं। आप सेक्स एजुकेशन पे लेक्चर दे रहे थे और हम ये कह रहे थे भाई ये डॉक्टर अब पिटेगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट शो है और जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो मेरे साथी हैं, पत्रकार साथी भी कह सकते हैं, डॉक्टर भी हैं और कहीं ना कहीं समाज को जगाने का काम भी कर रहे हैं। तो आज बहुत सारी बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आज का जो चल रहा है नशे के खिलाफ एक मुहिम, एक बड़ी मुहिम लेके ये चल रहे हैं। तो स्वागत करते हैं जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मनदीप शर्मा जी, अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि यूट्यूब पर आपके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दिल खुश होता है जब देखते हैं कि आपने भाई कहा है, तो भाई के अगर स्टूडियो में ये यूट्यूब का बटन यहाँ पर लगा हुआ है दैट यू हैव सरपास्ड 1 लाख व्यूअर्स, दैट इज़ ए गुड अचीवमेंट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। और जी प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, एक हंसी वाली बात है जी, अनाज मंडी में आप गए थे रिपोर्टिंग करने और आपने इंग्लिश में रिपोर्टिंग कर दी। यस यस यस, वो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था और वो इसीलिए किया था कि कैथल वालों को भी उसका एक्सपीरियंस होगी इंग्लिश रिपोर्टिंग कैसी होती है। हाँ। और तो उसमें जो कमेंट्स आए थे लोगों के, जो फीडबैक आया था वो ये आया था कि डॉक्टर समझ कुछ नहीं आया लेकिन मजा पूरा। बिल्कुल सही कहा आपने जी। जी, तो लगातार अब नशे के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं। क्या लग रहा है कैथल के अंदर अगर बात करें तो कितना कुछ नशा यहाँ पे फैल रहा है? सिर्फ कैथल की ही नहीं मनदीप भाई, पूरे भारत में ही नशा पूरा फैल चुका है। बस ये डिपेंड होता है एरिया वाइज कि किस तरह के नशे के पदार्थों का सेवन यंगस्टर या लोग कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब, स्मैक, चिट्टा, चरस, गांजा, ये सब ज़्यादा यूज़ में हो रहा है। और अगर बड़े शहरों की बात करें भारत के, तो उसमें कोकीन, हेरोइन भी उसमें नशे में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो मेट्रो सिटीज़ में बात चली जाती है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा खर्च देते हैं, तो उसमें नशा थोड़ा सा हाईयर क्वालिटी, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ पर थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सस्ता नशा या सूखा नशा लोग यहाँ करना पसंद। तो यहाँ पे शराब को तो नशा ही नहीं मानते, शराब सिगरेट को। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर तो उसमें कहीं ना कहीं समाज का भी रोल है। आप देखिए ना कि जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों में भी शराब को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अब जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि एक गणपत चल दारूला, आज थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, हाँ। एक गणपत चल दारूला। अब उस वीडियो को देखने वाले 1 करोड़ लोग हैं, अगर आप देखें तो मिलियंस में उसके व्यूज हैं। बिल्कुल। यानी एक बॉलीवुड एक्टर ने पूरे समाज को बता दिया कि गणपत दारू लेकर आ, दारू पीने से मजा आता है। और फिर हम उसे कंट्रोल करने के लिए 100 लोग हायर करते हैं, जो कोई भी अथॉरिटीज, मैं सरकारी कर्मचारी को सरकार नहीं कहूंगा, तो अथॉरिटीज को लोग हायर करते हैं कि आप अब 100 लोग जाकर 1-1 लाख लोगों के बीच में जाओ और ये बात करो कि नशा गलत होता है, शराब गलत होता है। तो शराब को मार्केट करने वाली जो ताकत है वो हमसे ज्यादा ताकतवर है और उसको रोकने वाले लोग थोड़े कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। जी, कहीं ना कहीं स्कूलों की अगर हालात देखें तो इतनी मजबूत नहीं मिलेगी अपने, लेकिन ठेके अगर आपने देख लिए ना, कैथल की अगर बात करें तो चमकते हैं।
चमकते हैं मींस मैं अगर कहूं तो सिर्फ स्कूलों की ही क्यों, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी इतने चमचमाते हुए नहीं मिलेंगे आपको। तो आजकल आप देख रहे हैं कि जो शराब की ठेके हैं वो 5 स्टार से भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। इस तरह शोरूम में जैसे गाड़ियां सजाई जाती हैं वैसे शराब की बॉटल्स लगी हुई हैं, वहां पे अलग अलग ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांड इस तरीके से ब्रांडिंग कर रही है। और मजे की बात यह है कि कोई भी मैराथन होती है नशे के खिलाफ तो मैराथन उन ठेकों के आगे से निकलती है। तो फिर अब इसमें हम क्या कहें, इसे दोगला चरित्र कहें या दोगलापन कहें कि एक तरफ तो हम नशे की ब्रांडिंग कर रहे हैं, अब गुटखे की अगर ऐड की बात करें तो उसको इनडायरेक्टली मार्केट करने का काम करते हैं कंपनी वाले कि इलायची को करते हैं कि फ्लेवर्ड इलायची हम बेचते हैं, जुबा केसरी के नाम से हम फ्लेवर्ड इलायची बेच रहे हैं। लोगों को सब पता लग रहा है कि ये विमल को किस चीज को मार्केट किया जा रहा है। फिर हम उसके खिलाफ ये कहते हैं कि तंबाकू बैन करते हैं, हम जर्दा बैन करते हैं। आज आपको जरूरत की दवाइयां नहीं मिलेंगी। अगर आपको कोरोना में आपको याद है सर कि एक टीका था, वो टीके के लिए लोग धक्के खाते फिरते थे। हाँ, और जो नशे के सामान है आप अभी ऑर्डर कीजिए, आपको वहीं मिल जाएगा। बताइए आपको कहाँ नशा चाहिए, वहीं सप्लाई हो जाएगा। आज डीएपी की खाद की सप्लाई अगर किसान लेने जाए तो उसे डीएपी और खाद ना मिलेगा, लेकिन अगर कोई नशेड़ी ये चाहे कि मुझे इतना चिट्टा चाहिए, इतना गांजा चाहिए, इतना स्मैक चाहिए, उसको वो अवेलेबल हो जाता है। तो इट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन अथॉरिटीज की ये नशा कैसे पहुंच रहा है नशेड़ी तक, या समाज में यहाँ पर आ रहा है। जी, मैं हनी सिंह का पॉडकास्ट देख रहा था तो वो कह रहा है कि सूखा नशा मत करना, अदरवाइज आप शराब पियो, दब के पियो। क्योंकि शराब का नशा कह रहा है कि सुबह तक उतर जाता है, लेकिन सूखा नशा की अगर लत लग गई तो वो लगेगी, वो खत्म बना देगी जिंदगी। तो ऐसा कुछ है? अगर हनी सिंह ने ऐसा बयान दिया है तो मुझे लगता है हनी सिंह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अथॉरिटीज को उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि वो ठीक है खुद पिए, वो खुद कुछ भी करे अपनी लाइफ में, लेकिन युवा उसको एक आइकन, एक आइडल के रूप में मानते हैं। अगर वैसे मैंने सुना नहीं है कि हनी सिंह ने ऐसा कुछ कहा है, आप ही मुझे बता रहे हैं, लेकिन अगर हनी सिंह ने ऐसा कोई बयान दिया है तो शराब के बारे में मेरी एम्स में ट्रेनिंग हुई थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC गाजियाबाद में। तो वहां की जो प्रोफेसर थी उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग के दौरान कि 1 चम्मच 1 ड्रॉप शराब भी सेहत के लिए हानिकारक है, वो कैंसर का कारण बन सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। अब हम उसे किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स या हमारे समाज वाले भी कि हम तो घर की निकली हुई पीते हैं, ये है वो है, लेकिन बस एथेनॉल, अल्कोहल इन एवरी फॉर्म, चाहे वो वाइन हो, बियर हो, विस्की हो, रम हो, वोदका हो, पटियाला पैग हो, टकीला हो, वो हर तरीके से हानिकारक है। और हनी सिंह ने अगर ऐसी कोई बात कही है तो मुझे लगता है उनको दोबारा इस पर विचार करना चाहिए। जी, तो कितना आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि शराब कितनी पीनी चाहिए कुछ ऐसी थी। हाँ, ये सवाल मैंने अपने ट्रेनिंग पे जब उन्होंने मुझे बताया था कि तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा जगी, क्योंकि जब भी हम पेशेंट्स को या लेक्चर्स देते हैं हम कभी स्कूल कॉलेज में, तो हमसे सवाल आता है कि जी ऐसा कहते हैं कि 30 ml शराब पी लेनी चाहिए, 1 पैग ले लेना चाहिए, खाने के बाद तो रोज 1 पैग शराब पीना चाहिए, हमारे फौजी भी शराब पीते हैं। तो इस तरह के तर्कों से शराब को सही ठहराया जाता है, लेकिन शराब बिल्कुल ही गलत है सेहत के लिए, चाहे वो 1 चम्मच हो, 1 बूंद हो। अगर मैं आपसे ही क्रॉस क्वेश्चन करता हूं कि जो लोग शराब को सही ठहराते हैं कि अगर शराब अच्छी चीज है, चलिए मान लेते हैं कि शराब अच्छी चीज है, तो हम अपनी बहन, बेटियों, दादा, दादी, नाना, नानी सबके साथ उसे क्यों नहीं शेयर करते? क्यों नहीं हम बेटी को बुलाते और कहते कि बेटी शराब पी? जन्मते बच्चे को ही हम उसे घुट्टी पिलाते हैं, तो हमें तो उसे शराब पिलानी चाहिए 1 चम्मच में कि भाई शराब बहुत अच्छी होती है, बच्चे को जन्मते ही शराब पिलाओ। लेकिन ये दोहरा चरित्र है। एक बाप हर रोज कलेश करता है घर में शराब पी के, लेकिन जब वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाता है तो वो ये देखता है सबसे पहले इसके अंदर कोई ऐब तो नहीं, ये सिगरेट तो नहीं पीता, ये बीड़ी तो नहीं पीता, ये शराब तो नहीं पीता। तो मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट, जब भी उसको समाज ना तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है और ना रिजेक्ट कर रहा है। ठेके करोड़ों में जा रहे हैं, लगातार प्रमोट किए जा रहे हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे तो शराब को बहुत सारी रील ऐसी मिल जाएंगी जो बोतलों को उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस पे कुछ नकेल नहीं कसी जा सकती। सोशल मीडिया अपने आप में ही एडिक्शन है। और आप देखिए कि आज आप एक पॉजिटिव चीज चलाएंगे, अगर अच्छी चीज चलाएंगे वो कम लोग देखेंगे, और एक नेगेटिव चीज चलाएंगे मसालेदार, अब मैं उन पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा, आप तो खैर बहुत ही क्वालिटी के और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड जर्नलिस्ट हैं, नहीं डेफिनेटली इसमें कोई आई एम नॉट, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक भी हूँ। अगर मुझे लगता ना कि सच में कुछ गलत है तो मैं गलती भी तुरंत बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या कर रहा हूँ आपके पत्रकारिता की। आपकी जो साफ गोई है पत्रकारिता में वो किसी छुपी नहीं है, ईमानदारी भी, मैं आपको भी काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। तो आपने सोशल मीडिया का प्रश्न उठाया, तो सोशल मीडिया पर आप देखिए कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स कोई ज़्यादा एजुकेटेड लोग थोड़ी ना है, वो या तो कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कोई
डॉक्टर नहीं है, वो जो चीज बता देते हैं लोग उनको अंधाधुंध फॉलो कर लेते हैं, और वो चीज आपको ये भी नहीं पता होती कि वो किसी कंपनी से पैसे लेके उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं या वो अपने व्यूज बता रहे हैं। अब मान लीजिए आप कई देखिए डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं इंटरनेट पर, उसमें वो सही चीज बताते 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 एक ब्रांडिंग करना शुरू कर देता है कि मैं भी ये सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, मैं भी ये कंपनी यूज करता हूं, आप भी कीजिए, मेरा कूपन कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा। सेम यही चीज लोगों को समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी विश्वास न करें, बिकॉज सोशल मीडिया इज अनमोडरेटेड। मैं कई लेक्चर्स में भी ये बात कहता हूं कि हमारे सरकार ने सेंसर बोर्ड बनाया हुआ है, वो हर फिल्म की समीक्षा करती है कि कहीं इसमें कोई नंगा सीन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं आपत्तिजनक, वो सीन को काटना है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है तो पूरा ही अनसेंसर्ड है। आज लड़कियां देखिए किस तरह की रील्स बना के डाल रही हैं इंस्टाग्राम पे, वो कपड़े उतारती है, अर्धनग्न नंगी अवस्था में अपने अंडरवियर दिखा रही है, पैंटीज का कलर पूछ रही है, और वो रील्स मिलियंस में चल रही है। और अगर यही चीज किसी बॉलीवुड फिल्म में हो जाती तो हल्ला गुल्ला हो जाता, सारे लोग सड़कों पे उतर आते कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दी। तो लोग भी इसमें भी एक दोगला चरित्र अपनाते हैं। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड से तो ये उम्मीद करते हैं कि वो फिल्मों में ऐसे सीन ना दिखाए, और खुद घर पे आकर मोबाइलों में ऐसे ऐसे सीन देखते हैं। तो सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज चल रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सही है, वो गलत भी हो सकती है, और गलत चीज को रिपोर्ट भी कीजिए। जी, आप लगातार लेक्चर देते हैं, जैसे गांव में भी जाते हैं और कहते हैं कि नशा ना करें, तो लोग मानते हैं आपकी बातें? लोग मानते हैं, लोग मानने वाले, अगर वो कहते हैं ना कि इंतजार होता है हर किसी को, और लोग इस चीज को जानने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं। नशा सबको पता है कि गलत होता है, या नशा पैसे का नुकसान करता है, नशा करियर बर्बाद करता है, नशा घर बर्बाद करता है, नशा शादी को बर्बाद करता है, नशा सोसाइटी को बर्बाद करता है, क्राइम को बढ़ावा देता है। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि नशा छुड़ाएं कैसे, क्योंकि लोगों के घर के बच्चे जब नशे में पड़ जाते हैं तो दे आर सीकिंग सम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कि इसका हमें नशा छुड़वाना है। अच्छा, वो कई लोग ऐसे होते हैं, उनका पैसे तो होते नहीं, वो गरीब होते हैं, या वो लेडीज होती हैं, उनके अगर पति नशा कर रहे हैं या बेटा नशा कर रहा है, वो उसको छुड़वाना चाहती है, तो प्राइवेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाएगी तो पैसे लगेंगे वहां पे। तो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र के जब उनको पता लगता है ना कि यहाँ नशा फ्री में छूटता है, यहाँ दवाई फ्री में मिलती है, यहाँ पे एडमिट फ्री में होते हैं, उस चीज को वो जानना चाहते हैं। दे आर कीन टू नो दैट, और यही हमारा काम है, हम इसी चीज को प्रमोट करते हैं कि अगर आप नशे में पड़ गए हैं, ये सिर्फ नशे में ही नहीं, अगर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, अवसाद में आ गए हैं, घबराहट में आ गए हैं, आपको दौरे पड़ने लगे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, आपके अंदर मरने के विचार आ रहे हैं, आप नकारात्मक सोच रख रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी सोच लगातार चलती जा रही है, तो उन विषयों का इलाज भी हम यहाँ अपने मनोरोग विभाग में करते हैं सरकारी अस्पताल। जी, थोड़ा बताएं कि कौन से कमरा नंबर कौन सा है और कितने नशा केंद्र यहाँ पे, नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे? आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एड्रेस ऑफ दैट ट्रीटमेंट सेंटर। जो भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रसित है, चाहे उसे डिप्रेशन है कि वो परेशान रहता है, उसकी सोच नहीं रुक रही है, वो सोचे जा रहा है लगातार, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कोई दौरे पड़ रहे हैं उसको, तो ये मत समझिए कि ये कोई ओपरा पर आया है, क्योंकि यहाँ के एक गांव की एक मानसिकता है लोगों की कि उसके ऊपर तो कोई साया है, उसको झाड़ा लगवा है, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया कराया है, तो ये मत सोचिए। उसको तुरंत आप सरकारी अस्पताल लेकर आइए, कमरा नंबर 36, ग्राउंड फ्लोर, जिला नागरिक अस्पताल कैथल में आप उसको लेकर आइए। और ये हर जिले में है, सिर्फ कैथल में नहीं है। अगर आप संबंधित जिले में, ये पॉडकास्ट जहां भी आप जिस भी पूरे भारत में देख रहे हैं आप, तो भारत की इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से 80 से 82 सेंटर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के हैं। आप इंटरनेट पर गूगल कीजिए कि ATF सेंटर आपके नजदीक सबसे कौन सा है, वहां पर आप नशा छुड़वाने का काम कर सकते हैं। वरना हमारे यहाँ तो आप डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कैथल में कमरा नंबर 36 में आ सकते हैं। कितने दिन लगते हैं कोई भी आदत को छोड़ने के लिए? देखिए, अगर हम बात करें कि नॉर्मल एडिक्शन है अगर किसी को, तो हमारा ब्रेन अपने आप ही किसी भी एडिक्शन को छोड़ देता है अगर हम उस सब्सटेंस को विड्रॉ कर लें। अब ये जो आपने सवाल बहुत अच्छा किया, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स कितने हैं और कितने दिन से वो कितनी मात्रा में नशा कर रहा है। अब जैसे एक बहुत ही ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति है जो डेली शराब कंज्यूम कर रहा है और कई उसके पैग हो रहे हैं, कई लीटर्स वो शराब पी रहा है, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा होंगे। जब उसकी हम शराब छुड़वाएंगे तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वो लक्षण जो किसी भी नशे को छुड़वाने के समय में आते हैं, तो वो कितने भयावह हैं उसके बेस पे ही डिसाइड होता है कि इसको दवाई देकर ठीक करना है या इसको एडमिट करना है या कितने दिनों में वो नशा छोड़ेगा। वैसे कोई व्यक्ति का कंप्लायंस भी होता है। कंप्लायंस मतलब कि जो सच में नशा छोड़ना चाहता है। अब कई बार हमारे पास फोन आता है मनदीप जी कि ये नशा इसका छुड़वाना है लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहता जी, इसको लेकर आना पड़ेगा हमें, तो उस केस में पेशेंट कंप्लायंट नहीं होता, उसमें और टाइम लगता है उसका नशा छुड़वाने में। जी, तो इलाज फ्री रहता है?
इलाज पूरी तरीके से फ्री रहता है, इलाज भी फ्री रहता है, ओपीडी यानी आप आकर दवाई लेंगे वो भी फ्री, अगर आप यहाँ एडमिट होंगे तो भी फ्री, काउंसलिंग भी फ्री, और फ्री के साथ आपको उसमें आपका नाम भी पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता कि आपका यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी मीन्स द टोटल प्राइवेसी इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो मरीज भाग भी जाते होंगे? नहीं अभी एडिक्शन तक बहुत माड़ी है ना? नहीं, ऐसा तो कोई केस नहीं आया है कि कोई एडमिट पेशेंट हो और वो भाग गया हो, क्योंकि ज़्यादातर उनके घर वाले अटेंडेंट उनके साथ रहते ही हैं, और अगर वो भाग भी जाता है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम दोबारा उससे कांटेक्ट करते हैं और उसको दोबारा लेकर आते हैं कि आइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आई है इस वजह से आप गए हैं, यानी उसे भागना नहीं कह सकते, वो पेशेंट के लिए तो नॉर्मल ही है। अब कोई भी जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन से भागेगा, लेकिन उसे भागना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि वो डर है उसको कि क्या करेंगे, उसका दर्द होगा, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। भागना तो वो होता है कि क्योंकि जेल से कैदी भागे, नशेड़ी क्या भागेगा। तो रोकथाम कैसे की जा सकती है नशे की? हाँ। नशे की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जागरूकता। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं गोवा गया था, मैं बॉम्बे गया था, गोवा में मैंने देखा कि शराब इस तरह से बिक रही है जैसे कि आप यहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं किसी भी दुकान से, यहाँ ठेके हैं अलग अलग, लेकिन वहां तो कोल्ड ड्रिंक की दुकान ढूंढनी पड़ रही है, हर तरफ ठेके ही ठेके हैं। तो ये हाल है। और अगर बात करें हम बॉम्बे की, बॉम्बे में मैं एक रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहा था, तो वहां देखा मैंने दो लड़कियां आपस में बात करते हुए, और वो सिगरेट पी रही, और वो सिगरेट भी अपने यहाँ तो इतनी सिगरेट होती है, कोई 7-7.5 सेंटीमीटर की सिगरेट होती होगी, वहां एक मतलब आधा फुट की सिगरेट वो पी रही, इतनी बड़ी सिगरेट। मैं ये कह रहा कि इतना एजुकेटेड सिटी होते हुए यहां पर लड़कियां खड़े होकर सिगरेट पी रही हैं। एक तरफ तो लड़कियां अपने चेहरे के ग्लो के लिए कि मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं, मैं स्लिम दिख रही हूँ कि नहीं, इतनी हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स खाने की सोचती हैं, डाइट के बारे में सवाल करती हैं, वो योगा करती हैं, डांस करती हैं, और दूसरी तरफ तुम खड़ी होकर रेलवे स्टेशन पर सिगरेट पी रही हो। दैट मीन्स या तो आपको पता नहीं है कि भी सिगरेट इतनी हानिकारक है, या आपके लिए वो स्टेटस सिंबल बन गया है कि मैं सिगरेट पीऊंगी तो मैं मॉडर्न लगूंगी। तो ये आप अपने दिमाग से निकालिए, लड़कियां भी और लड़के भी, कि सिगरेट पीने से और शराब पीने से आप लोगों को स्टेटस बनता है, ड्रग्स लेने से कोई स्टेटस बनता है। जो आपको नॉर्मल आदमी देख रहा होता है ना नशा करते हुए, तो वो यही देखता है कितना गधा है ये नशा कर रहा है, कितना गधा है, देखिए कितना गंदा लग रहा है। और आप देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। मैं जितने भी बार दिल्ली में और बॉम्बे में ओला ट्रैवल किया, ओला उबर से ट्रैवल किया, तो उन ड्राइवर से मैंने पूछा, क्योंकि सबसे अच्छा शहर के बारे में आपको वहाँ के ड्राइवर्स बता सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू डिफरेंट पीपल, वो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं अक्सर से। तो वो बताते हैं कि कई बार तो रात के टाइम पे जो सवारियां होती हैं, लड़कियां और या लड़के नशे में इतने धुत होते हैं, उनके कपड़ों का नहीं पता होता कि कपड़े कहाँ जा रहे हैं, नीचे के कपड़े ऊपर और ऊपर के कपड़े नीचे हो रहे होते हैं लड़कियों के, इतनी नशे में होती हैं वो। तो मैं जब इस स्थिति, और वो भी अच्छे घरों की, ये नहीं कि उनके घरों में खाने को दाने नहीं है, अच्छे घरों की लड़कियां अगर इस तरह की ड्रग एडिक्शन में जा रही हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं है कि ड्रग्स गलत हैं, या उनके लिए स्टेटस सिंबल बन गया है, या वो गलत राह पे चल पड़ी हैं, लड़कों ने उनको गलत तरीके से धकेल दिया है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर सोसाइटी। जी डॉक्टर साहब, आप पत्रकार भी रहे हैं और रहे क्या हैं आप भी, डांडिया में देख रहा था कल जी। साथ के साथ समाज से, साथ के साथ आप हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं, तो फिर ये कैसे मैनेज कर रहे हैं ये चीज़ें? देखिए, मैं कोई कहीं पे रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पर हमारे आईएएस भी एक्टिव हैं, आईपीएस भी एक्टिव हैं, अपने वो डे टू डे लाइफ शेयर करते हैं कि वो कहाँ गए, क्या किया। इससे मैंने कभी भी धनोपार्जन नहीं किया, कभी मैंने इससे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का इंटरव्यू किया। अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप यू आर डूइंग सोशल सर्विस, यू हैव नॉट डिमांडेड एनी मनी फ्रॉम मी, आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं पेड पॉडकास्ट करूंगा। तो सोसाइटी की अच्छी चीज़ों को दिखाना, कि या किसी की प्रॉब्लम को दिखाना कि भाई देखिए यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो सकता है, इट इज कॉल्ड मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म। इट इज कॉल्ड सोजो, सोशल जर्नलिज्म। इट इज नॉट ए काइंड ऑफ कि मैं कहीं पे रजिस्ट्रेशन हूँ, मैं कोई आज तक का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, या मैंने न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ, तब वो गलत होता है, तब वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता। अदरवाइज आई एम ए क्वालिफाइड जर्नलिस्ट, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और वो इसीलिए की थी कि लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि ये एक और ऐसा पत्रकार आ गया जिसके पास डिग्री नहीं है। तो पत्रकारिता गलत नहीं है, गलत वो है अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं पत्रकारिता में रह के। ये जी, साथ ही साथ आप डेंटल सर्जन भी हैं। आई एम बेसिकली डेंटल सर्जन। आई हैव डन माई बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम फरीदाबाद। उसके बाद मैंने MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है। तो फील्ड डाइवर्सिफाई रखा है मैंने हमेशा अपनी लाइफ में। जी, तो पत्रकारिता में गुरु कौन है आपका?
मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी पत्रकारिता में गुरु की ना तो उम्र की सीमा होती है, एक बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए, और कोई सिखा दे सिर्फ वही गुरु नहीं होता, कोई अगर आपको स्पेस भी दे दे। मैं आपको इसका एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। सपोज कीजिए कि आप द एयर न्यूज स्टूडियो में यहाँ पर मुख्य पत्रकार के तौर पर, या आप इसके ऑनर हैं जी और मैं आता हूँ आपके पास कि मनदीप भाई मुझे भी शौक है थोड़ा पॉडकास्ट करने का, क्या आप मुझे मौका देंगे? अगर आप मुझे वो सीट दे दें, वो प्लेटफॉर्म दे दें कि आप यहाँ पर आकर पॉडकास्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम, एक पॉडकास्ट आप करके देखिए, आप भी गुरु बन गए। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ सिखा रहा है वो तो गुरु है ही, जो आपको उस प्लेटफॉर्म पे स्पेस दे दे वो भी गुरु है। तो पत्रकारिता की दुनिया में अगर आप गुरु की बात करें तो वो है मोहन नायक, जो कैथल ब्रेकिंग टीवी पे कोरोना के टाइम पे फेस थे कैथल डिस्ट्रिक्ट का। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं वहां पर मुझे कॉल आया तो मैं एक नया चेहरा था और वो एक स्थापित चेहरे थे, क्योंकि 2020 में लोग सोशल मीडिया से ही शहर की खबरें ले रहे थे। तो जब मैंने उसमें कदम रखा तो ही गेव मी ट्रेनिंग आल्सो, उन्होंने मुझे सिखाया भी कि कैसे आपने प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे बोलना है, और उन्होंने मुझे स्पेस भी दिया, तो सिखाया भी और स्पेस भी दिया, तो वो डबल गुरु हो गए, वो तो महागुरु हो गए। जी जी। तो मतलब जो पत्रकारिता का शौक है ये हमेशा ही लगा रहता है, कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी देखते हैं तो ये पत्रकारिता का शौक मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया। 2018 में रवीश कुमार का फोन आया था मेरे पास, जो एनडीटीवी में थे उस समय, कि उन्होंने कुछ एपिसोड करना था नेशनल हेल्थ मिशन पे। तो उनको किसी ने बताया होगा कि डॉक्टर विनय गुप्ता है हरियाणा में, उनके पास डाटा मिल जाएगा तुम्हें जो नेशनल हेल्थ मिशन का है। तो जब उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझे कॉल पे कहा था, याद है मुझे आज भी, कि डॉक्टर साहब आपकी आवाज जो है वो जर्नलिज्म के लिए बनी है ऐसा लगता है, तो लाइफ में जर्नलिज्म जरूर ट्राई करना आप। तो उसके बाद मैंने उनकी बात ध्यान में रखी और फिर मैंने जब मेरे जैसे मुझे मौका मिला तब मैंने उसे। सबसे बेस्ट रिपोर्टिंग अब तक की कौन सी रही है आप? सबसे बेस्ट रिपोर्टिंग देखो मैं बेस्ट उसको मानता हूं जिसे हम खुद एंजॉय करते हैं, जिसके व्यूज मिलियंस में हो या ना हो। अदरवाइज बच्चों के साथ जब मैं होता हूं, मेरे को याद है कि एक दशहरे का रावण छोटे बच्चे चला रहे थे, तब मैंने उनकी कवरेज की थी, क्योंकि मुझे वहां जगह नहीं मिली थी जहाँ पे बड़ा रावण चल रहा था। तो मैं शहर में घूम रहा था कि यार न्यूज तो बना के लेके जानी है आज रावण की। तो कुछ छोटे बच्चे रावण जला रहे थे, तो उनके बीच जाके मैंने एंजॉय भी किया और उनके इमोशंस को पहचाना कि वो सच में रावण को एक दुश्मन मान रहे हैं, रावण को जला रहे हैं। तो दैट वाज माय बेस्ट मोमेंट ऑफ रिपोर्टिंग, जब मैंने बच्चों को रावण जलाते हुए कवर किया। जी। तो स्टडी की अगर बात करें तो आपकी स्टडी तो बड़ी अच्छी है, तो फिर रिश्ता क्या चल है? इतनी क्वालिटी भी इतनी देखो, अगर क्वालिटी के हिसाब से रिश्ता होता तो सलमान खान का भी हो जाता, मनोहर लाल खट्टर का भी होता। कितने क्वालिटी फैन है ये इनसे ज्यादा क्वालिटी किसी में हो सकती है? तो समाज में रिश्ता करने का बेस जो है वो इंसान की क्वालिटी है ही नहीं। लोग ये देखते हैं कि उसका जो पैरामीटर है ना रिश्ता करने का, वो उनका अलग पैरामीटर। लड़की वाले क्या देखते हैं कि फाइनेंशियली क्या सिक्योर है, मींस, और हमारी जो कम्युनिटी है अग्रवाल कम्युनिटी, इट इज़ वेरी अवेयर अबाउट मनी, मीन दे आर मोर कंसर्न अबाउट मनी। वो लड़के की क्वालिटी नहीं देखते हैं। और सेकंड, उसका जो मेन कारण रहा कि जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं, जर्नलिज्म अच्छा करते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करने निकलते हैं, तो आपके खिलाफ पुलिस केसेस हो जाते हैं या कई बार आप ऐसे लीगल उसमें फंस जाते हैं। तो जब वो इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे मैं इंक्वायरी, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं इंक्वायरी के बारे में भी कुछ शेयर करूं। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ पर ना एक न्यूज़ आई कि किसी वकील की बहू ने आत्महत्या कर ली है। जी। तो मैं वहाँ पर बैठने के लिए गया, वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि वो जो बहू थी वो प्रेग्नेंट भी थी जब उसने आत्महत्या की। तो मैंने वहाँ पूछा, मैं कि क्यों की इसने आत्महत्या, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सुसाइड ऑफ दिस गर्ल? तो उसने कहा कि लड़का नशे बहुत करता था, शराब बहुत पीता था, शादी को भी 1.5 साल ही हुआ था, तो लड़की तंग आ रही थी। तो मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा पहले तो उसको बुला के ला जिसने इनका रिश्ता कराया, या जो इसकी इंक्वायरी करने के लिए था लड़के की, कि जब आप फिर इंक्वायरी में आपने निकाला क्या? जब अगर आप ये नहीं पता कर पाए कि लड़का नशे करता है, शराब पीता है, तो आपने क्या देख के रिश्ता किया? और जो व्यक्ति नशा नहीं कर रहा, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, जो जर्नलिज्म भी कर रहा है, जो डॉक्टरी भी कर रहा है, जो सरकारी नौकरी पे भी लगा हुआ है, चाहे मुझे 50 मिलते हैं चाहे 60 मिलते हैं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो जब तब मतलब आप क्या पैरामीटर है आपका रिश्ता करने का? व्हाट इज और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी लड़की मांग रहा हूँ कि जी बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड या एमडी होनी चाहिए या एमएस होनी चाहिए या कोई करोड़ों की मालकिन होनी चाहिए। तो और कुछ संजोगों की बात भी है। मैरिज में वैसे तो हर चीज ही हमारी डेस्टिनी से जुड़ी हुई है। शायद आपका भी
ये टारगेट नहीं रहा होगा लाइफ में कि आप पत्रकार बनेंगे, आपका ड्रीम कुछ और होगा। हाँ। मेरा ड्रीम कुछ और था। तो डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रिश्ते में, और जो ये इंक्वायरी करने वाले होते हैं ये रिश्ते में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छा मैंने एक चीज और देखी है कि लड़कियों की इंक्वायरी कभी गलत नहीं आती। लड़की चाहे कितनी, और उसमें वो पता क्या कहते हैं, लड़कियों को इसका एक बेनिफिट मिलता है कि चलो किसी की बेटी ब्याही जाएगी, चलो शादी होने दो। लेकिन लड़के के मामले में समाज जो है बख्शता नहीं है। समाज अच्छे लड़के को बुरा बना देता है और बुरे लड़के को अच्छा बना देता है, अकॉर्डिंग टू उनका क्या रिलेशन है आपस में। जी, एडिक्शन किसी भी चीज की बुरी होती है। तो मोबाइल की एडिक्शन भी आप देखते होंगे, बच्चे मोबाइल की बहुत ज्यादा मतलब उनको लत लगी होती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मोबाइल की एडिक्शन आज किस में नहीं है। इवन जो लोग 2G मोबाइल भी चलाते हैं उनको बात करने की एडिक्शन है। ये सारा एडिक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है हमारे। अगर मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर दूं, हमारी बॉडी में 6 तरह के डोपामिनर्जिक सिस्टम होते हैं। डोपामिन एक हार्मोन होता है जो हमें खुशी देता है। उसके ब्रेन में 6 पाथवेज होते हैं, मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, ट्यूबेरोइनफेंडिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। तो जो हमारा मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम होता है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, रिवार्ड सिस्टम को। जैसे हम खाना खाते हैं खुशी मिलती है, हम बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को पालते हैं, हमें खुशी मिलती है, हम सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं, खुशी मिलती है। तो उस मीजोलिम्बिक सिस्टम को डैमेज करता है ये मोबाइल एडिक्शन, वहां अटैक करता है। छोटे बच्चे को आपने कंडीशनिंग दे दी, होमवर्क करेगा मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल चला ले फिर खाना खा लियो, खाना खा ले फिर मोबाइल मिलेगा। तो ये नेगेटिव कंडीशनिंग जो पेरेंट्स बचपन से ही करते हैं, तो उनके उस मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम से वो खिलवाड़ शुरू कर देते हैं। और वो बच्चा 10 साल का हो जाता है तो वही पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका मोबाइल छुड़वा दो ना। अब आप एक बात बताएं कि 3 साल का बच्चा ना तो अपना मोबाइल खरीद के ला सकता मार्केट से, ना उसमें सिम अपनी आइडेंटिटी पे ला सकता, ना वो चला सकता। मोबाइल एडिक्शन का बच्चों में सबसे बड़े जिम्मेदार आप पेरेंट्स खुद हैं। और दूसरा जो आप ये 2020 में जो कोरोना आया उसके बाद पढ़ाई को जोड़ा गया मोबाइल से, कि टैब से पढ़ता है बच्चा, ऐप्स से पढ़ता है बच्चा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि दैट मोबाइल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द स्मॉलेस्ट किड इन द सोसाइटी। सबसे छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक एक व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, और इससे ना केवल वो मोबाइल की एडिक्शन में जा रहा है, गंदे कंटेंट तो वो देखता ही देखता है, साथ में उनके अंदर और भी तरह की बीमारियां पनप रही हैं। उस पर मेरे ऊपर लेक्चर हुआ है नीलम यूनिवर्सिटी जो आपकी, मैं उसी पे आ रहा हूँ आपके। आप सेक्स एजुकेशन पे जी लेक्चर दे रहे थे जी, और हम ये कह रहे थे भाई ये डॉक्टर आप पिटेगा जी क्योंकि ना अपना समाज उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता जो आप मतलब वहां पे लेक्चर दे रहे थे। तो क्या मानते हैं ये जो जरूरी है एजुकेशन आज के टाइम में? मैं एक बात बता रहा हूं कि आपने ये सवाल कहा कि समाज एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सेक्स एजुकेशन हाँ, समाज सेक्स एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन समाज उस गंदगी जो समाज में हो रही है उसे बड़ा एक्सेप्ट कर रहा है। आज एक रील जो आप देखें, लड़कियों की इतनी रील्स चल रही हैं, कोई उन पे रोक लगाने वाला है? कोई समाज वाला आके खड़े होने वाला है? और उस समाज में सबसे ज्यादा पुरुष हैं। मैं बता रहा हूं कि महिलाएं तो फिर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, द लेडीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन मेन। वो जो आदमी लोग हैं, पुरुष वर्ग है, वो ही उन रील्स को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। आप देखिए, तो बिल्कुल लाइव बात है कि गंदी रील चल रही है, सेक्सी रील चल रही है, उसमें नंगी लड़की नाच रही है, वो अपने अंडरवियर दिखा रही है, उसको शेयर करने वाला, मिलियन व्यूज करने वाला, उसको डाटा निकाल लो उसमें, उसको समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम ये कहें किसी स्टेज पर खड़े होकर कि ये गलत हो रहा है, तो उसमें आप ये कहते हैं कि ये गलत एजुकेशन दे रहा है। सेक्स एजुकेशन को आप गलत मानते हैं, लेकिन सेक्स कंटेंट को आप इंटरनेट पर देखना, आप अगर बंद कमरे में अपने मोबाइल पे पोर्नोग्राफी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मोबाइल की हिस्ट्री निकाल कर देखें तो मिलियन व्यूज जो चल रहे हैं ना पोर्न वीडियोस के, सेक्स वीडियोस के, वो आप ही लोग देख रहे हैं। और जब उसके बारे में हम स्टेज पर खड़े होकर बच्चों को ये जानकारी दें कि ये देखना गलत है, तो आप ये बात कह रहे हैं कि अरे ये क्या बोल दिया इसने स्टेज पे से। मतलब आप बेडरूम में कुछ और चरित्र रखते हैं और स्टेज के ऊपर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में कुछ और सोचते हैं आप। तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। अगर कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि डॉक्टर अगर सेक्स एजुकेशन, भाई अगर तुम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन बचपन से ही देना शुरू कर दोगे ना, तो आज जो तुम्हारी लड़कियां भागती हैं, कॉलेज वाले किससे सुनाते हैं कि जी उस लड़की का बॉयफ्रेंड गेट पे खड़ा होता है, तो तुम्हारी बेटियों और बहनों के लिए साथ ये हरकत ना हो, और ना किसी लड़के की हिम्मत हो ये करने की, अगर तुम बचपन से ही अपनी बेटी को सही एजुकेशन दो। तो नेवर ब्लेम द एजुकेटर। आप भी अपने बच्चों के एजुकेटर हो, पहले 5 साल आप ही बच्चे को पालते हो और एजुकेट करते हो। अगर यानी आपकी एजुकेशन में कमी है, फिर आपकी बेटी अगर बड़ी होकर कॉलेज में अफेयर चला रही है, तो या तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि जो मेरी बेटी कर रही है वो ठीक कर रही है,
कि उसके 10 बॉयफ्रेंड है तो वो ठीक कर रही है, या आप उसे ठीक मान लो जो स्टेज पे से ये बोलता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना गलत है। किस चीज को एक्सेप्ट करते हो आप? तो दिस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय सोसाइटी। गजब। तो इसमें क्या सिखाया जाता है? गुड टच, बैड टच, ये चीजें सिखाते हो आप क्या? गुड टच बैड टच वो ज्यादा पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड हो जाता है, जिसमें पुलिस बताती है कि ये बैड टच है, ये गुड टच है। हम उसमें बताते हैं कि आज जो इसमें सेक्स एडिक्शन की तरफ भी समाज जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ऐसे कंटेंट से इंट्रोड्यूस करा दिया है इंटरनेट ने। पहले आप देखते होंगे कि जब ये पॉर्न हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, आज से लगभग 25 से 30 साल पहले वेबसाइट से शुरू हुई थी, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट, और ये सारा विदेश से कंटेंट आता था। उसमें ज्यादातर जो वीडियोस थी उसमें फॉरेन पीपल होते थे, वो भी प्रोफेशनल होते थे, वो वहां के आम लोग नहीं होते थे। लेकिन आज जो कंटेंट सेक्स का आप देख रहे हैं, सेक्स की पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पे, उसमें अपने इंडियन कंटेंट भी, और बड़े शर्म की बात है ये। तो इससे क्या होता है कि लोगों को कम उम्र से ऐसा लगता है, जैसे नशा होता है ना, नशा जैसे शराब पीनी अच्छी बात होती है, तो लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स में जाना कम उम्र से, सेक्स करना कम उम्र से बहुत अच्छी बात है, जिस कारण से उनके आगे चल के मैरिटल डाइवोर्स होते हैं, मैरिज में दिक्कत आती है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया सर। अब आपने किस्सा सुना होगा कि आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं, फ्रिज में काट के लाशें रख देते हैं, या पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, ड्रम में डाल दिया, नीले ड्रम से डरने लग गए। तो ये नीले ड्रम की नौबत ही ना आती अगर तुम बहुत जल्दी सोसाइटी वाले इस चीज को जान लेते कि जो तुम मोबाइल पे देख रहे हो उसी की वजह से हो रहा है। आज हर व्यक्ति के अंदर शैतान बैठा है, और हर व्यक्ति के अंदर एक अश्लील व्यक्ति बैठा है। आपको पता नहीं लग रहा है कि बस में अगर एक लड़की जा रही है, गुड़िया जा रही है, तो सामने बैठा हुआ चाहे एक बुजुर्ग हो या सामने बैठा हुआ एक 10 साल का बच्चा हो, सबकी नजरें अश्लील हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फोन। तो आप इसको सीरियसली लीजिए, सारे रिलेशंस खराब हो चुके हैं। आज आप जरा सोसाइटी में निकलकर देखिए तो आप बड़ी आसानी से अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कह देते हैं आज समाज कहां जा रहा है। समाज आपसे ही बनता है। वी आर दी इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ दिस सोसाइटी। तो जरा अपने अंदर झांक कर देख लेगा ना कोई व्यक्ति, तो अपने आप ही जो समाज है पूरा सुधर जाएगा। जी, तो फिर कैसे बचाया जा सकता है? इसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, अच्छा कंटेंट देखिए। अब आप देखिए ये चीज भी इंटरनेट पे ही आएगी ना, इसके व्यूज बताएंगे कि आप लोगों के अंदर अच्छा एक व्यूअर बैठा है क्या बुरा व्यूअर बैठा है। आप अपनी मोबाइल हिस्ट्री देखिए, आप अच्छी चीजें देखिए, इंटरनेट पर अच्छी चीज भी है। एक बंदूक को कंपनी वाले बनाते हैं, अब उस बंदूक को चलाने वाले हाथ ये डिसाइड करते हैं कि वो आतंकवादी है या एक सोल्जर है, एक सैनिक है। मोबाइल भी वही एक हथियार या वही एक डिवाइस है। अगर आप उसे गलत इस्तेमाल करेंगे मोबाइल को, तो वो आतंकवादी का हथियार बन जाएगा। अगर आप उसे सोल्जर की तरह रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे तो आप उसे वही चलाएंगे, उतना ही चलाएंगे जितनी उसकी जरूरत है। जी, ड्राइविंग स्कूल की एक वीडियो थी आपकी, काफी वायरल हुई थी। आप बता रहे थे कि गियर सिस्टम कुछ जी ऐसा। जी, तो उसके मतलब कितनी गई है वो वीडियो? वो लगभग 100 मिलियन चली है सर, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और सच पूछो तो एक वो लड्डू गोपाल वाली वीडियो भी काफी लड्डू गोपाल उस पे आने वाला हूं मैं। ये वही पत्रकार है जिन्होंने लड्डू गोपाल का एडमिशन करवाया, फिर रिजल्ट लेके आए। जी, तो अगर आप उसकी बात करें ड्राइविंग स्कूल वाले वीडियो की, तो ड्राइविंग स्कूल में मेरा लेक्चर था। तो वो मुझे विजिट करा रहे थे कि आप डॉक्टर साहब आइए, आपको हम अपना शो का लेलैंड ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखाते हैं। तो मुझे एक जिस चीज की मुझे जिज्ञासा होती है ना, मुझे लगता है कि लोगों को भी वो जानना चाहिए। तो व्हेन दे वर इंट्रोड्यूसिंग देयर इंजन दैट दिस इज प्लेस्ड इन दिस ओपन एरिया एंड हम आपको बताएंगे डॉक्टर साहब कि ये इंजन कैसे काम करता है। तो मैंने उनसे पूछा, राजवीर जी थे वो मेरे साथ, मगर ये इंजन चलता भी है? हाँ चलता है। मगर चलाओ फिर इसको। चलाया तो मैंने उनसे पूछा जो मेरे बचपन से जिज्ञासा थी कि गियर कैसे चेंज होते हैं, कहाँ चेंज होते हैं, तो वो से मैंने शूट कर लिया और वो मिलियंस में चला। और वो जो लड्डू गोपाल वाली अगर आप बात कर रहे हैं, पूरा किस्सा बताओ आप। लड्डू गोपाल वाले किस्से को मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे आप दो चीजें जरा ध्यान से निकाल पाएंगे। मनदीप जी आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको भी बहुत इससे सीखने को मिलेगा। मैं एक स्कूल में गया, वहां बच्चों को मोटिवेट करना था मुझे कि आपका रिजल्ट कैसा भी आए आपको उसमें खुश रहना चाहिए जो भी है। तो मैं वो कर रहा था। तो मैं जब वो वहां पर बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर दे दिया, तो वहां के प्रिंसिपल सर मुझे बोले कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ आप। मैं क्यों? कहते लड्डू गोपाल का रिजल्ट भी आने वाला है। तो मैं कहा लड्डू गोपाल का रिजल्ट आने वाला है? कहती हाँ, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल का एडमिशन हो रखा है और उसका हम रिजल्ट निकालेंगे। तो मैं कहा ये मैं शूट तो नहीं कर सकता भाई, आपने इसका प्रॉपर एडमिशन कराया हुआ है? हाँ, कहते उस टाइम के डीईओ थे जो सब शायद डिप्टी डीईओ थे, वो इसका एडमिशन करा के गए थे। अखबार की कटिंग उन्होंने दिखाई। तो लड्डू गोपाल आए जब रिजल्ट लेने के लिए, तो मैंने वीडियो शूट की। और आपको बताऊं कि मेरे विरोधियों ने
जी। जब वो वीडियो शूट की तो मेरे विरोधियों ने उसके कुछ वीडियोस कट किए कि डॉक्टर को बदनाम करेंगे कि देखो ये अंधविश्वास फैला रहा है, ये लड्डू गोपाल का एडमिशन करा रहा है, ये भगवान की बेइज्जती कर रहा है, भगवान का एडमिशन कराएगा, ये भगवान को कोई पढ़ा सकता है, ये कितना बदतमीज आदमी है, कितना बेहुदा आदमी है, इसे डॉक्टर किसने बना दिया। इस तरह के कमेंट्स लिख के वो अलग अलग ग्रुप्स में वायरल किए गए। वो वीडियो किसी पत्रकार के पास चली गई नेशनल लेवल के, और उसने उसे ट्विटर पर लगा दिया। ट्विटर पर लगा दिया, और आप ये देखो कि पत्रकार जब ट्विटर पे लगा दे तो उसके फॉलोअर कई और पत्रकार भी होंगे, तो वो आग की तरह फैल गई। और मैं बधाई देता हूं कि उसके बाद दैनिक भास्कर ने जो उसकी कवरेज की कि एक गरीब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उस लड्डू गोपाल की फीस भर के, और उसकी हेल्प की जा रही है। लड्डू गोपाल एक सांकेतिक मूर्ति, वो एक सच्चाई, सच्चाई कुछ और थी। दिस इज द ट्रुथ कि जो मनदीप भाई आपने पहली बार मुझसे पूछा, तो आपके द एयर न्यूज स्टूडियो का मैं धन्यवाद करता हूं मनदीप शर्मा जी का, कि लड्डू गोपाल वाली जो स्टोरी थी उसका बिहाइंड द सीन जो ट्रुथ वो ये है कि लड्डू गोपाल को उस स्कूल में सांकेतिक तौर पर 6 साल से एडमिशन कराया गया है, और उसकी जगह एक गरीब बच्चे की फीस उसके पेरेंट्स को पे की जाती है, उस बच्चे के खाते में जाती है और उसको पढ़ाया जाता है, और लड्डू गोपाल का रिजल्ट सांकेतिक तौर पर निकाला जाता है उसे एक दुलार और प्यार और उसे पूजा के तौर पर उसको अर्पण करने के लिए कि देखिए लड्डू गोपाल भी पढ़ रहा है, और बच्चों के बीच में इसका एक पॉजिटिव माहौल बनता है। इससे कोई, आप एक बात बताए ना कि अगर हमारा भगवान किसी को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, अगर किसी बच्चे की हेल्प कर रहा है, तो मैं तो आप सबको बुलाता हूं कि आप सबका आह्वान करता हूं कि आप अपने लड्डू गोपाल का भी स्कूल में एडमिशन कराएं और किसी गरीब बच्चे को पढ़ाएं। तो दैट वाज द रियल स्टोरी, और उसे माइक्रोसॉफ्ट न्यूज ने भी कवर किया, उसे आनंद बाजार पत्रिका ने भी, जो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी मैगजीन है, उन्होंने भी कवर किया इस न्यूज को। तो वर्ल्ड वाइड इसको कवर किया, और पॉजिटिव वे में, यानी जो काम जो आपके भाग्य में लिखा है, अगर आपके साथ अच्छा होना लिखा है, तो लाख मैं आपका बुरा करना चाहूं, लास्ट में डेस्टिनी या किस्मत मुझे वहीं ले जाएगी जहां पर वो ले जाना चाहती है। तो वो नेगेटिव न्यूज से शुरू हुई न्यूज पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गई। उसके बाद मीम्स बनते रहे, वो अलग बात है कि देखिए भाई सरकारी नौकरी की लाइन में अब लड्डू गोपाल भी लगेंगे, आपका बच्चा सेकंड ही आएगा क्योंकि फर्स्ट तो भगवान ही आएगा। तो उसके बाद वो मीम्स बनने शुरू, उसे मीम्स कहूंगा मैं। जी, मुद्दा अपना नशे वाला था, लेकिन हम मजाक इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, लोग सुने। तो सरकार रोकथाम के लिए या फिर अस्पताल का कितना कुछ रोल चल रहा है? देखिए, जब से सरकार नशे के प्रति जागरूकता से आगे चलकर ट्रीटमेंट की तरफ गई है, तब से नशे के पेशेंट्स को ट्रीट करने में हमने काफ़ी योगदान दिया है। अब से कुछ दिन पहले जब से ATF शुरू हुआ है हमारे कैथल में, तो ये भी हमारे कैथल के लिए बड़ी उपलब्धि है कि ATF सेंटर कैथल डिस्ट्रिक्ट में आया। तो और हमारी पूरी टीम, आज भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है सर, आप बहुत अच्छे दिन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं 10 अक्टूबर, तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को भी हमने सेलिब्रेट किया। मेरा आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी लेक्चर था। तो हम जागरूकता भी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, और सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि हम वो नशे तस्करों से भी लड़ने की कोशिश कर रही है, वो नशे के मरीजों को ठीक करने की भी कोशिश कर रही है, और अवेयरनेस करने की भी कोशिश कर रही है। मींस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज बीइंग टेकन। जी, जो भी व्यक्ति नशा करता है तो उसको थोड़ा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। गाँव में भी अगर उसको हॉस्पिटल में दवाई के लिए लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसको ये बोलेंगे कि यार ये तो नशेड़ी है। तो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक की अगर तरीके से देखें तो एक असर पड़ता है इन चीज़ों का। मैं आपको इस पे छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ अगर हमारे पास समय है तो। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं कहानी सुन रहा था कि एक व्यक्ति पूछ रहा था भगवान से अपनी प्रार्थना में कि भगवान अगर तू सब कुछ अच्छा करता है तो इतने निर्दोष लोग मर जाते हैं जब बाढ़ आती है। तो किसी ने उससे सवाल किया कि तेरे हिसाब से दोषी मर जाना चाहिए, निर्दोष बच जाना चाहिए, या मौत बुरी ही होती है? तो ये डिसाइड करने वाला समाज बिल्कुल ना बने कि नशेड़ी व्यक्ति क्या है। मैं कहता हूँ उस नशेड़ी को तो डबल बधाई देनी चाहिए, डबल अच्छा आदमी समझना चाहिए कि वो बुरी आदत में पड़ के कम से कम छुड़वाने की होश तो है उसको, वो आ तो रहा है सरकारी अस्पताल में। और आप जो सारा दिन मोबाइल का नशा कर रहे हो, आप भी नशेड़ी हो। हम सबको अलग अलग चीज का नशा है, और अगर हम दोष ढूंढने निकलेंगे तो हमारे अंदर भी दोष आपको मिल ही जाएगा, सबके अंदर। तो एक नशेड़ी को, एक मरीज को दोषी की निगाह से देखना बंद करें। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी कोई पहचान उजागर की नहीं जाती है। अब ले ही रहे हैं लोग, मरीज दवाई ले ही रहे हैं, तो उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भी जो सोचे कि वो इन चीजों से वैसे ही परे हो जाता है नशेड़ी व्यक्ति। कुछ ऐसा नशेड़ी व्यक्ति को बेचारे को क्या फर्क पड़ रहा है कि समाज उसे किस निगाह से देख रहा है।
अब बताए ना, जिसने बेचारे ने, जो बेचारा चौराहे में बैठ के इंजेक्शन लगाने लग गया, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? कि वो तो बल्कि अब दिखाएगा समाज को कि देखो मैं इलाज कराने आ रहा हूँ भाई, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। वास्तविक जीवन में कोई ऐसा अनुभव हो जिसमें आपकी बातों से प्रभावित हो गए, नशा छोड़ा हो, नाम ना लें, थोड़ा किस्सा बता सकते हैं आप? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इवन एक गांव के सरपंच थे, उनका बेटा जब हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आया, तो मेरा ये कोशिश रहती है कि उसको दवाई ना दे के बल्कि उसको काउंसलिंग करके ठीक किया जाए, ताकि उसको ये लगे कि हाँ मेरे को बिना दवाई के ही मैं ठीक हो गया। तो बहुत सारे मरीज हैं, इनको हमने दवाई से भी ठीक किया, काउंसलिंग से भी ठीक किया, अनगिनत है जो हमारी बातें सुन के ठीक हुए। और तभी तो हमारा फ्रूटफुल है, तभी तो हम अपनी तनख्वाह को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से बता दूं, ना तो मेरी नौकरी का पार्ट है अवेयरनेस करना, जो आज मैं लेक्चर्स ले रहा हूं, ना मेरी नौकरी का पार्ट है किसी को दवाई लिखना, ना मेरी नौकरी का पार्ट है किसी की काउंसलिंग करना। ये सब मैं अपने लेवल पर कर रहा हूं। मैं कहता हूं डिपार्टमेंट से कि अगर मेरी डिग्री का, जो मैंने जर्नलिज्म की है, मेरे बोलने के अंदाज का, मेरी डॉक्टरी नॉलेज का, अगर आपको जितना फायदा उठाना है वो आप उठा लीजिए। मैं समाज को भी कहता हूं, लोग कहते हैं मुझे कई बार कि आप जो ये न्यूज करते हो, आप ये जो जर्नलिज्म करते हो, आपका यूज हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मेरा कोई यूज कर सके। आई एम नॉट यूजलेस, आई एम नॉट वर्थलेस। तो मैं डिपार्टमेंट के लिए पूरी तरह से सेक्रीफाइस्ड हूं, और मैं आगे भी अपना ये करता रहूंगा जो मैं कर रहा हूं। जी, किसी में लक्षण देख रहे हैं कि ये नशे की लत में है, तो उसको, उसके माता पिता को या फिर भाई बहन को क्या करना चाहिए? पहले तो देखना चाहिए कि वे किस चीज का नशा कर रहा है, तो उसके बाद उसको समझाना चाहिए कि भी वो छोड़ दे। अगर वो कहता है कि ठीक है मैं आगे से नहीं करूंगा, अगर लगता है कि फैमिली वालों को कि ये कुछ और ही ज्यादा मीन इसमें इंडल्ज हो गया है, तो उसको तुरंत सरकारी अस्पताल में लेके आए। फ्री है, आप फ्री में अपना आओ, चेकअप कराओ, टेस्ट कराओ। अब हम नॉर्मल टेस्ट कर लेंगे उसके, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV का टेस्ट कर देंगे उसका, एक बार लेकर तो आओ। अस्पताल की मेन खासियत यही है कि यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे लोग लाइनें लगती है। चाहे सरकारी कर्मचारी आपको 2 मिनट दे या 10 मिनट दे, वो आपका पूरा सहयोग चाहे कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपका नुकसान कभी नहीं करेगा, वो आपको गलत गाइड कभी नहीं करेगा, ये आप मान सकते हैं। कभी भी आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप लाख पुलिस को गलत कहते हो ना कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आप रात को चौराहे पे गाड़ी में अकेले जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला खड़ा है, तो माफ करना, आप गाड़ी का शीशा नीचे करके पुलिस वाले से ही पूछते हो कि भैया रास्ता कहाँ जाएगा। तो सरकारी कर्मचारी कभी गलत गाइड नहीं करेगा। जी, आप मल्टी टैलेंटेड तो है ही हो, इसके साथ साथ अगर बात करें, आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो, और आपकी इंटेलिजेंस से तो ना पत्रकार साथी भी डरते हैं। मैं नाम भी लूंगा, विक्रम यादव। वो कहता कि डॉक्टर साहब ठीक हो, तो मतलब क्या? देखो ऐसा होता है कि वो डरने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं किसी से नहीं डरता जी, मैं, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बड़ा डर जो लाइफ में है, मैं आपको बता दूं अपनी पर्सनल कि मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता है, वो डर लगता है कि मैं लीगली कुछ गलत ना करूं। अगर मैंने सच में कुछ गलत किया होगा तो मुझे सच में डरना चाहिए, और अगर मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया तो मुझे बिल्कुल भी मेरे को डर नहीं लगना चाहिए। मेरे ऊपर 3 FIRs हुई सर। मेरे ऊपर ईमेल आईडी हैक की IT एक्ट लगा, IT एक्ट 67 2000, और IPC 420 420 की धारा लगी जी, मेरे को अरेस्ट करने तक के लिए पुलिस आ गई थी। मेरे ऊपर रेप की FIR हुई, 376 की धारा लगी। अब आपने बोल दिया तो आप खुल के बात करेंगे इन पे। हाँ। मेरे ऊपर मोलेस्टेशन की धारा लगी, मेरे ऊपर फिर जान से मारने की कोशिश की धारा लगी। 3 FIR मैंने फेस की। और अगर मैं डरने लग जाता, अगर किसी ने गलत नहीं किया तो लाख आपके ऊपर 1 लाख FIR हो जाए। एक नेता था, उसके ऊपर 109 FIR थी। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, और सच बताऊं मैं आपको कि जो होता है वो अच्छे के लिए भी होता है। अब मैं इसके पीछे छोटा सा किस्सा बता देता हूं। 2019 में मेरी नौकरी चली गई सर, और मैं एक और चीज बता देता हूं, मुझे 5 बार टर्मिनेट किया गया नौकरी से। मेरे को 5 बार निकाला गया नौकरी से, और हर बार मैं हाई कोर्ट की डिसीजन से वापस नौकरी में आया हूं। मैं फिर भी नहीं डरा, मेरे को नौकरी से निकाल दो, अच्छा भाई ठीक है मैंने कुछ गलत करा होगा, लेकिन मैं फिर उससे लड़के और संघर्ष करके वापस आ गया। तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था काम नहीं कर रही या कोर्टों में फैसले नहीं होते, जो आदमी 5-5 बार केस लड़के वापस नौकरी में आ रहा है, तो कितनी दुरुस्त न्याय व्यवस्था होगी, हमने कितनी बढ़िया कोर्टें काम कर रही होगी। सोचो, जिसने मुझे 2019 में FIR हुई, 2022 में मैं बरी हो गया, इससे ज्यादा तेज न्याय व्यवस्था क्या चाहिए आपको देश में? बस आपको सजग होने की जरूरत है। आपको भी
देखना चाहिए कि वकील क्या कर रहा है, आपको भी देखना चाहिए कि मेरा केस किस स्टेज पे है। अदरवाइज जजेस बहुत अच्छे हैं हमारे, लॉ हम भी आप लोगों के पास ही जाते हैं जब भी कोई बात हो जाए, डॉक्टर साहब क्या बताना है? उसका जी, तो उसका एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप जाने अनजाने उस चीज में, जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज ना हो बट एक बार आप उस चीज से निकल जाते हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज हो जाती है। अब कई डाइवोर्स केस चलते हैं ना लोगों के 20-20 10-10 साल बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग वकील बन के कोर्ट भी आ जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि वो बेचारे डाइवोर्स केस उनका इतने सालों तक चलता है, इतनी बार वो कोर्ट जाते हैं, उनको हिसाब आ जाता है, वो कहते हैं कि उनको लगता है कि चलिए यार वकालत ही कर लेते हैं, काली बैठे अपन, तो ये एक हो जाता है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट में मैं बना, हजारों हजार आरटीआई मैंने लगाई स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, हजारों हजार आरटीआई। हाल ऐसा हो गया कि एक बार तो मेरे पास एक लेटर आ गया इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि आपने आरटीआई लगाई है। मगर मैंने तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी आरटीआई लगाई ही नहीं, तो किसी ने मेरे नाम से लगा रखी कि इसको जवाब दे देंगे, हमें नहीं देते हो। तो दिस इज दी वे। और विक्रम यादव जी से कहूंगा कि वो ना डरे, मैं उनके साथ हूँ। उनका कोई रेप की एफआईआर कैसे होगी थी? बस वो थोड़ा अभी वो न्यायाधीन चल रहा है मैटर, अच्छा, तो उस पर अगर हम कुछ ज्यादा बोलेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। 420 है 420, हाँ, उसमें मैं बरी हो चुका हूँ। वो हुआ था 2019 में मामला दर्ज, 26 मार्च 2019 का दिन, के जब मेरे पास पुलिस आती है, एसएचओ और 5 पुलिस के कांस्टेबल, कि डॉक्टर साहब हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं कहा कि अच्छा क्या एफआईआर है, कि कहते हैं आपके खिलाफ आईटी एक्ट है और आईपीसी 420 है। तो मैं इसमें तो फिर 7 साल से कम सजा है या 7 साल तक की सजा है, इसमें अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो वो जो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते 7 साल। तो वो देवर लुकिंग मी लाइक दैट, भाई डर क्यों नहीं रहा? अच्छा, मुझे ये भी पता था भी एफआईआर फर्जी है, अगर किसी ने कुछ क्राइम करा हो तो पहली बात तो पुलिस को बैठा क्यों मिलेगा अपनी सीट पे? तो वो फर्जी है। तो आए, अपना मोबाइल दे दो। मैं कहा मोबाइल क्यों दूं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लूंगा। मैं चल बताओ कहाँ चलना, मैं चल रहा हूँ थाने में। अरेस्ट करने की क्या, अरेस्ट तो उसे करते हैं जो आपको कोऑपरेट ना कर रहा हो। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा के, अब पुलिस वालों की आदत होती है लिखवाने की, हाँ ये मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, इस पे साइन करवा लिए उन्हें कोरे कागज पे, उन्हें कर भी दिए। फिर उसके बाद जब ये केस चला, फिर उसमें मुझे एक्विटल हो गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से कि ये सभी आरोप फर्जी थे। यार मैं, ठीक है आपने मेरे को इतनी उपाधि दे दी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं साइबर एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं ईमेल आईडी हैक कर लूंगा किसी की और उसके बाद पूरा सिस्टम हैक कर लूंगा। तो इतना इंटेलिजेंट मैं अभी नहीं हूँ। अच्छा, एक दोस्त, जब इन पॉडकास्ट की बात आएगी, डॉक्टर साहब का पॉडकास्ट है, तो एक दोस्त कह रहा था कि बस स्टैंड वाली बात पूछना। तो बस स्टैंड में बार बार चक्कर क्यों लगाते थे? बस कई यादें जुड़ी हुई होती हैं बस स्टैंड से भी। और कहते थे मैं गांव का नाम नहीं लूंगा। नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। आप ले लो तो ले लो, मैं तो लूंगा नहीं। नहीं मत लेना। नहीं लेता। कहते इस गांव की बस क्यों नहीं चल रही? तो मैं पूछ सकते हैं, मेरा राइट है, सिटीजन ऑफ इंडिया, पूछ नहीं सकते कंडक्टर से कि भाई इस गांव की बस क्यों नहीं चलती भाई, या इस गांव में जाना हो तो क्यों ना जाए? तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ आप संदेश दोगे? मैं एक ही संदेश दूंगा कि अपनी लाइफ को बिल्कुल खुल के जियो, अपनी लाइफ से शिकायत ना करो, और ऐसे जियो अपनी लाइफ को कि जब मरोगे ना तुम, तो तुम्हें किसी प्रकार की शिकायत अपनी लाइफ से नहीं होनी चाहिए। क्या शिकायतें रहती है मरते हुए आदमी को? नंबर 1 कि मैंने जिंदगी हमेशा दूसरों के हिसाब से जी, जैसी मैं जीना चाहता था बिल्कुल वैसी नहीं जी, काश मैं अपने हिसाब से जिंदगी जी लेता। दूसरी जो लोगों को शिकायत रहती है, मैं और खुश रह सकता था, क्यों नहीं मैंने अपने आप को और खुश रखा। तीसरी शिकायत लोगों को ये रहती है अपनी लाइफ से मरते हुए कि जो वक्त मैंने ओवर वर्क करने में गुजार दिया कि मैं और कमा लूंगा, काश मैं वो टाइम अपनी लाइफ को या अपने फैमिली मेंबर्स को दे देता। फोर्थ जो शिकायत लोगों को रहती है कि जो बात मैं कहना चाहता था किसी से, जो टाइम पर कह सकता था, काश मैं वो कह देता तो मुझे पछतावा ना होता। और पांचवी शिकायत जो लोगों को अपनी लाइफ से रहती है, मुझे लग रहा है आपका ये पर्सनल गजब का पॉडकास्ट होगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आप लाइफ को गजब से जिएंगे ना तो आपकी लाइफ का पॉडकास्ट भी गजब का होगा। हाँ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह जी रहे हैं। मैं हमेशा सर लाइफ को अपने हिसाब से जीता हूं, मैं ना किसी से डरता,
ना मैं फालतू सोचता, ना मेरे को किसी से मतलब है, ना मैं किसी से फालतू मतलब रखता। मैं अवेयर रहता हूं। और अगर जो व्यक्ति अवेयर है ना अपनी लाइफ का, वैसे तो हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर अपनी लाइफ में हम अवेयर रहेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अगर हम अवेयर रहेंगे तो अपनी लाइफ अपने आप ही गजब की हो जाएगी। और पांचवी शिकायत जो लोगों को रहती है कि काश मैंने अपने दोस्तों के साथ और समय गुजारा होता, तो ये 5 शिकवे आपको ना रहें, ये लाइफ में मेरे को लगता है कि संदेश देने की जरूरत है। ये नशा मुक्ति, ये सब तो एक बहुत ही हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज होगी, बट लाइफ की अगर आप बात करेंगे तो ये 5 चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो आप लाइफ में कभी दुखी नहीं होंगे। जी, 2 मिनट के लिए और थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी लाइफ की को एक्सप्लोर करते हैं आप मणि को। घर वालों का कितना कुछ सहयोग रहता है? घर वाले ये नहीं कहते कि जैसे आपने कहा बताया कि 3 FIR 5 बार टर्मिनेट हो आप हो चुके हो, तो कहते नहीं भाई ये चीज़ें ना किया कर, ये चीज़ें गलत हैं कुछ भी? घर वालों का मेरा इतना सहयोग है, मेरे फादर एडवोकेट है और उन्होंने मुझे फ्रीडम दी हुई है, और फ्रीडम आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जब वो मुझे कहते हैं ना कि तू अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तो उससे मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी का अनुभव करता हूँ कि मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है। और 3 FIR होना, 5 बार नौकरी से टर्मिनेट होना, उनके कारणों में भी जाना जरूरी है। सिर्फ उसको हमने देखना कि टर्मिनेट हुआ तो गलत ही हुआ होगा। अब अशोक खेमका का इतनी बार ट्रांसफर हुआ तो क्या वो गलत ही था क्या? ट्रांसफर या टर्मिनेशन कई बार आपके सही होने पर भी हो सकता है, कई बार आपके ऊपर FIR आपके सही होने पर भी हो सकता है। कोई लोग आपके खिलाफ हों, अगर मान लीजिए मैं बहुत अच्छे राजनीतिक पद पर बैठा हूं और मुझे लगता हो कि मनदीप जो ठीक काम कर रहा है उसको रोकना है, तो मैं आपके खिलाफ FIR करा दूं, तो आप क्या कहोगे कि आपने गलत किया? यू आर राइट एट योर पॉइंट, पर मेरे हिसाब से आप गलत हैं। तो नजरिया आपका मेरे प्रति कैसा है, उस नजरिए को भी जरा देखिए कि वो नजरिया आपने कैसे बनाया। अब मैं कई कमेंट पढ़ता हूं, अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की RBI की ऑफिसर बनी, तो नीचे एक वीडियो के कमेंट आया, बिटिया को तो बहुत बहुत बधाई, बाकी ये रिपोर्टर बहुत गंदा है, बहुत घटिया आदमी है ये। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ना मैं आपको जानता हूं, फिर भी आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों पॉइंट ऑफ व्यू बनाया? ये कहीं ना कहीं मेरा फेलियर है कि मैं आपके सामने भी अपनी अच्छी इमेज नहीं बना पाया, यानी मुझे अभी भी अपने अंदर सुधार की जरूरत है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और मैं हमेशा इसी तरीके से हर कमेंट को, जो भी नेगेटिव कमेंट, आप लोग गालियां भी लिखते हैं नीचे, गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर यूर मेंटेलिटी भी, क्यों, यानी मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई, तो वो कमी भी लिखिए उस कमेंट के साथ कि डॉक्टर साहब आपकी लाइफ में ये कमी रह गई, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। थूक कर भाग जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी को किसी की गलती का एहसास कराना, और आई एम ओपन टू दैट। मुझे बताएं कि मेरी लाइफ में मैंने क्या ऐसी गलती की जिस कारण से मुझे आज आपकी, जो भी आप जो 1-2 लोग हैं वो नीचे कमेंट करते हैं। इवन मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग, मैंने हमेशा बिना पैसे के पत्रकारिता या बिना पैसे के सोशल मीडिया जर्नलिज्म किया है, मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ लोग फिर भी क्यों रश्क करना। जब हम एक दूसरे की टांग खिंचाई पर लगते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप सिर्फ मुझे नहीं रोक रहे हैं, आप अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, और किसी के रोकने से कोई रुकता भी नहीं। आज मैं अगर आपके अपने मन में ये मेंटेलिटी बनाकर जाऊं कि मनदीप इतना अच्छा स्टूडियो कर लिया, इतने अच्छे सब्सक्राइबर, तो इसका नुकसान कैसे हो सकता है, तो यकीन मानना कि वो नेगेटिविटी मैंने खुद के ऊपर भी लागू कर ली, मैंने भी अपना समय व्यर्थ कर लिया। अगर मैं आपका कुछ नुकसान करना चाहूंगा तो आप रोकिए, सोचिए कि आप क्यों ऐसे कमेंट्स करते हैं किसी की भी वीडियो पर, कि आप जानते भी नहीं उस व्यक्ति को। हमेशा उसकी गहराई में जाकर देखिए कि वाकई ये हम जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे मनदीप की वीडियो पे आप कमेंट करें, चाहे मेरी वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज लुक एट द डेप्थ ऑफ दैट सब्सटेंस। किन्नर समाज के साथ भी आपका अच्छा हो रहा है, जी। जैसे शादियां करवाने जाते थे जी। तो आप साथ में जाते थे उनकी गाड़ी का, जी। वो क्या एक्सपीरियंस था, मतलब थोड़ा मैं शेयर आपको करें। बताता हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक उठाया। ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, अब पूरी जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड स्टेज पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब एक वासुदेव कुटुंबकम का नारा चल रहा है। ट्रांसजेंडर होना एक बायोलॉजिकल, एक उनकी प्रॉब्लम कह लीजिए, या दे आर बाय बर्थ ट्रांसजेंडर, उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, और उनको सिर्फ उनके ट्रांसजेंडर होने की वजह से ये एक हिकारत की नज़र से देखना कि भाई तुम उनको एक गलत वर्ड से पुकारना, वो भी हमारे समाज का, हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं आपको कहता हूं कि आप, जब आपके घर में बेटा पैदा होता है, जब आपके घर में बेटे की शादी होती है, तब आप बड़े खुश होती हैं जब वो आपकी खुशी में शरीक होते हैं, और बाकी 364 दिन आप उनके बारे में गंदे कमेंट्स करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं। मैं उस किन्नर समाज को सैल्यूट करता हूं कि वो लोग अभी भी सोसाइटी में स्टैंड कर रहे हैं, वो लोग नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों से तो सैकड़ों गुना अच्छे हैं।
आज हमारा जो एक आईपीएस था वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस के करप्शन को उजागर करता। भाई आप लोग इतने स्टेज को फेस करते हो, आप लोग सुसाइड प्रिवेंशन पे, नशा प्रिवेंशन पे आप लोग भाषण देते हो, आपकी मेंटल स्थिति इतनी कमजोर है कि आप लोग खुद को गोली मार कर मर गए यार। इससे बढ़िया आपकी जिंदगी उस करप्शन को उजागर करने में काम आती कि पुलिस डिपार्टमेंट में और क्या क्या गलत हो रहा है। आज आपके मरने के बाद आपके सुसाइड नोट पे एफआईआर तो दर्ज हो गई, वो कितनी सही चल पाएगी, कितनी गलत चलेगी, सही में सच क्या था, वो सच बता के ही कम से कम दुनिया को आप अवेयर कर सकते थे। तो आप सुसाइड, किन्नर समाज को देखिए कि वो लोग आज भी हिम्मत करके वो स्टैंड कर रहे हैं। तो उनको तो फिर डिप्रेशन में चला जाना चाहिए कि यार हमें तो भगवान ने ऐसा कर दिया। तो वो तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है जो किन्नर समाज है। और किन्नर समाज की एक जो दुनिया है, आप उनके बीच रहकर देखिए, वो आपसे ज्यादा सभ्य है, वो आपसे ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल से जीते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल है। जिस शादी में उनके साथ मैं गया था ना, जो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं ना, आप तो शायद साइकिल से चलते होंगे, उनके पास जाइलो कार है, उनके पास स्कॉर्पियो कार है। तो लुक एट योर लाइफ कि आपने पूर्ण पुरुष होकर, पूर्ण स्त्री होकर वो चीज अचीव नहीं की जो उन्होंने अपूर्ण होकर या ट्रांसजेंडर होकर हासिल किया है। तो उनको हिकारत की नजर से देखने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपने पूर्ण होते हुए ऐसा कौन सा तीर मार लिया। तो किन्नर समाज हमारा पूरा परिवार की सदस्य की तरह है और उनके साथ मैं गया, एंजॉय किया मैंने। उन्होंने गरीब बेटी की शादी की। आप लोगों ने कितनी गरीब बेटियों की शादी कराई, जरूरत बताएंगे आप? तो प्लीज किन्नर समाज हमारा परिवार है, प्लीज। 2-3 बार गए आप? जी बिल्कुल गया उनके साथ। जब और उनको पता भी है कि डॉक्टर नोज अवर इमोशंस, डॉक्टर को पता है कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हमारी भावनाएं क्या है। आप उनको भी उनकी भी भावनाओं से जुड़ेंगे ना, तो तब आपको पता लगेगा कि वो क्या समाज है। जी, इसके साथ साथ आप बच्चों के साथ भी डांस कर लेते हो, कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी है आप उसमें वो, तो क्यों? एक हमारे यहाँ देसी पत्रकार है करमू के साथ मैं एक बात बताता हूं आपको। वैसे आई एम नॉट ए फॉलोअर ऑफ हिम, लेकिन उससे मुझे एक बात सीखने को मिली। वो भी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मेरा गुरु है। हाँ। तो उनसे मैंने एक बात सीखी। करमू एक बात कहता है जब मैं उनके साथ रहा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और वो चीज जब उसने मुझे कही तो मुझे समझ में आया कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप डांस नहीं कर रहे हैं तो भी लोग कहने वाले आ जाएंगे, यार तू डांस नहीं करता, कमाल है, आना यार डांस करते हैं। अगर आप डांस कर रहे हैं तो लोग ये कहने आ जाएंगे, ये तो डांस करता है। जो आपका मन करे, बच्चों के साथ डांस कर लिया तो क्या बात होगी, बच्चों के साथ डांस करेंगे, बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चे जो मुझे मिलते हैं, आप सबसे सच्चे मन के तो बच्चे ही होते हैं। आप बड़ों से क्या उम्मीद करते हैं? बड़े अगर आपके साथ डांस कर रहे हैं और मन में वो आपको रात को मर्डर करके फ्रिज में रखने का प्लान कर रहे हैं, बच्चों के साथ कम से कम ऐसा तो नहीं है। बच्चे जो भी हैं वो मन के सच्चे हैं। तो आई लव चिल्ड्रन, आई लाइक टू डांस विद देम, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आई लव चिल्ड्रन, मेरा एक स्पेशल अट्रैक्शन रहता है चिल्ड्रंस के प्रति। सवाल मेरे पास एक और है। हाँ प्लीज। पार्क के पास की एक घटना याद आ गई, जिसमें एक अपना पत्रकार साथी था, एक दोस्त के साथ हाथापाई होगी और वो थाने में जाके पुलिस को बुलाने गया था। याद आ गया आपको वाकया, या आप नहीं थे उस टाइम? नहीं, मुझे ऐसा कोई वाकया नहीं। मैंने पुलिस 112 पे काफी बार कॉल किया, लेकिन ऐसा कोई वाकया मुझे याद नहीं है कि किसी पत्रकार साथी की पिटाई हो रही हो। कौन है वो जो पत्रकार को पीट रहा है? ये तो वाकई एक बहुत ही सीरियस मामला है। फिर क्या रहा उस मामले का? क्या रहा उस मामले का, मैं जानना चाहूंगा। ये तो मैंने कहीं हेडलाइंस में भी नहीं पढ़ा कि पत्रकार को पीट दिया। अरे भाई, वकील को पीट देते तो हेडलाइन बन जाती है, पत्रकार को पीट दिया तो मैंने सुना ही नहीं। कौन से चैनल में डॉक्टर साहब आप रिपोर्टिंग कर चुके हैं? देखिए, चैनल अगर मेरी मानो तो हम इन्हें जो चैनल कह देते हैं, ये वर्ड ही इनके लिए रॉन्ग है। एक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एक सोशल मीडिया पेज को चैनल कहना बहुत गलत है। और उसका कुछ भी नाम रख दो, हाँ। उसका ABCD कैथल न्यूज, ABCD ब्रेकिंग टीवी, कुछ भी रख दो, हाँ। वो चैनल के नाम से फिर लोगों के लिए वो चैनल है। हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ एक सोशल मीडिया पेज है, वो हाँ। चैनल नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया। कहाँ पे? बहुत सारे। बताओ। वो आप ही बता दो, इसका मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप बार बार पूछ रहे हो। मैं बताता हूँ, लेकिन अगर मिस हो जाए तो आपने बताना है। कैथल टीवी, शुरुआत कैथल ब्रेकिंग टीवी, मोन कैथल ब्रेकिंग टीवी में था। उसके बाद कैथल टीवी में भी आपने रिपोर्टिंग की है। फिर धर्म के साथ कैथल पब्लिक टीवी में भी आपने की है। और
उसके साथ बागड़ी के साथ भी है क्या? JBT? बागड़ी एक बार मेरे से इंटरव्यू करने के लिए आए थे जब मैं शाह हॉस्पिटल में एडमिट था, जब मुझे डेंगू हो गया था, और Okay. इज दी फर्स्ट पर्सन जो वहाँ इंटरव्यू करने के लिए आए, और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, यार तुम सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हो, इलाज करवाने आए प्राइवेट शाह हॉस्पिटल में? तो मैंने कहा कि वहाँ पर वो मेरी पर्सनल चॉइस भी है। अब अनिल विज भी तो कई बार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे होंगे उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो कोई, वही मैं कह रहा हूँ ना कि चैनल में बांट देना। आज भी मेरी वीडियो, सिर्फ उस टाइम की बात क्यों कर रहे हो, आज भी मेरी वीडियो जो आरबीआई ऑफिसर की लड़की बनी आरबीआई ऑफिसर, इसका वीडियो मैंने देखा है कई और पेजेस पे चलते हुए, जबकि वो मैंने शूट अपनी प्रोफाइल के लिए किया था कि हम प्रोफाइल पे चलाऊं। तो जितनी चीज को हम, वही है ना, हमारी कमी ये है कि हम उसे नैरो डाउन कर देते हैं, एक पर्सन पे नैरो डाउन कर देते हैं, एक चैनल पे नैरो डाउन कर देते हैं, एक लोगो से, ब्रांड से, जबकि हमें देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका असर क्या होगा, व्यापक असर क्या होगा। आज मैं कह रहा हूं कि आप ये पॉडकास्ट है, अगर आप ब्रॉड माइंडेड होंगे तो आप इसको कहेंगे कि जी 100 लोग और चलाओ भाई, इसको अपनी अपनी प्रोफाइल पर चलाओ कि इसमें नशे के बारे में बता रहा है डॉक्टर, नशे की इलाज कहाँ होती है, इस वजह से अगर आप चलाओ तो ये आपकी ब्रॉड माइंडेडनेस को दिखाएगा। ये कितने चैनलों पर चला, मैं तो बल्कि वो ज्यादा सक्सेस है, दैट इज ए बिगर सक्सेस, कि अगर आपकी कोई बात 100 चैनल चला रहे हैं, 100 पेज चला रहे हैं। अब मेरी वो लड्डू गोपाल वाली वीडियो है, उसमें मुझे खुद कोई कंटेंट नहीं लग रहा था, उनको पता नहीं ऐसा क्या कंटेंट लगा कि वो इतने सारे चैनल्स पे उन्होंने चलाई। So sometimes you even don't know yourself that your content has so much qualities that it can be played on social media platforms at a vast level. लास्ट सवाल इसके साथ समाप्ति करते हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता कौन है? कौन है, क्या है? हाँ, अपने बारे में थोड़ा बता दो। देखो, अभी मेरा एक सपना और रह गया है, अगर मैं कहूँ तो मैं फिर उसके बाद मानूंगा कि अभी हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता एक डॉक्टर भी है, एक मोटिवेटर भी है, डॉक्टर विनय गुप्ता एक बच्चों के साथ बच्चा भी है, डॉक्टर विनय गुप्ता एक पत्रकार भी है, एक जर्नलिस्ट भी है, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट भी है। डॉक्टर विनय गुप्ता चीफ गेस्ट भी बनता है सेलिब्रिटीज़ की तरह, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम भी कहीं छोटे लेवल पर वहाँ पर उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग हमें सम्मान दे रहे हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता एक स्पीकर भी है, और डॉक्टर विनय गुप्ता एक चीज़ और बनना चाहता है, जो वैसे तो हमारी आइडेंटिटी सारी ही फॉल्स होती हैं, हमारा नाम भी हमारा अपना नहीं होता, किसी और का दिया हुआ होता है। एक रोल जो मैं अभी प्ले करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, कि अभी तक तो हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करा रहे हैं गवर्नमेंट की, मैं चाहता हूं कि मुझे मौका मिले कि मैं पॉलिसीज बनाऊं भी गवर्नमेंट का पार्ट बनकर, चाहे वो एमएलए बनकर हो या एमपी बनकर। उसमें मुझे पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में विचार है, अब जैसे मैंने जब आरबीएस के ज्वाइन किया, चुनाव लड़ने का विचार आ गया। नहीं, मैं मनोनीत सांसद भी हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़के ही बनाया जाए। आई कैन बी नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ऐसा कुछ नहीं है, मनोनीत पार्षद भी बन सकते हैं। सिर्फ लड़ना ही जरूरी नहीं है, वो भी, उसे लड़ना गलत कहते हैं। वो लड़ाई हम देखते हैं कि जी कांग्रेस वाला बीजेपी से लड़ रहा है, वो लड़ना नहीं होता है, वो बेसिकली होता है कि कौन अपने आप को बेहतर दिखा रहा है, और जनता दोनों में से किसको बेहतर समझ के चुनती है। तो ये टर्म भी हम गलत यूज करते हैं, तो लड़ रहे हैं, तो यानी लड़ना तो उसके लिए होता है कि कोई फायदा कमाना चाह रहे हैं, कि उस तक कौन पहुंचेगा, खजाना है, कोई करोड़ों रुपए का वहां तक पहुंचना है, लड़ रहे हैं आपस में। बट वो लड़ना भी, चुनाव लड़ना, आप देखिए कि कभी चुनाव आयोग भी शब्द को इस्तेमाल नहीं करता है, ये आम जनता की और पत्रकारों की भाषा है कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर कंटेस्टिंग, दे आर प्रेजेंट देमसेल्फ एज कंटेस्टेंट, कि मेरा ये स्टैंड है, मेरा ये स्टैंड है, जनता उनमें से जो बेहतर लगती है उसको चुन लेती है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं भी कुछ जनता के लिए ऐसी पॉलिसी, बेहतर पॉलिसी, क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर में काफ़ी दिनों से रह रहा हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, और अभी भी मैं योगदान देता हूं। मेरे पेपर पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी, बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में, अब से कुछ साल पहले, उसे मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी डीसी के माध्यम से भेजा है कि कैसे हम हेल्थ पॉलिसी को बेटर बना सकते हैं। तो अगर हमें पॉलिसी बनाने का मौका मिले तो डॉक्टर विनय गुप्ता पॉलिसी मेकर भी बनना चाहेगा, जो अभी मैं हूं उसके साथ साथ। तो सोशल मीडिया पे बैन तो नहीं करवा दो? नहीं, सोशल मीडिया कभी बैन हो नहीं सकती, क्योंकि एक बार रवीश कुमार का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो देख रहा था, तो उसमें पूछा गया कि आपको एनडीटीवी से भी निकाल दिया, तो आपकी शायद यूट्यूब भी ब्लॉक करवा दे गवर्नमेंट, या आपका फेसबुक पेज भी बैन कर दे, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, तो हम सड़क पे खड़े होकर खबर पढ़ देंगे। कि पत्रकार बाथरूम में खड़े होकर खबर पढ़ देंगे। तो एक पत्रकार को, मीडिया को कौन बैन कर सकता है? कोई कर पाया आज तक बैन? तो लेकिन सोशल मीडिया के जो लोग चला रहे हैं
उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि वो क्या चला रहे हैं। आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पर व्यूज के नाम पर, फॉलोअर्स के नाम पर, शेयर्स के नाम पर, लाइक्स के नाम पर कुछ भी कंटेंट आप लोग दिखा रहे हैं। एक FIR भी हुई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, एक फर्जी खबर चला दी यूट्यूब पे व्यूज के चक्कर में कि पेपर कैंसिल हो सकता है। क्या कंटेंट है ये? आप, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा काम कीजिए कि लोग और गवर्नमेंट ये कहें कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के हम सोशल मीडिया देखना चाहेंगे। उस अगर वो बैन होती भी है सोशल मीडिया, तो उसके लिए सोशल मीडिया भी उसमें 50% भागीदार होगा। इट इज नॉट ओनली कि पब्लिक चाहती है, पब्लिक तो चाहती नहीं, पब्लिक तो बहुत चाहती है कि वो जाने। सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जो गली तक की खबर आपकी मीडिया में ले आती है। अगर किसी की साइकिल भी चोरी होगी छोटे बच्चे की और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ जाए, इससे बढ़िया मीडिया कौन सी होगी। लेकिन अगर आप उसी चीज को गलत तरीके से फैब्रिकेटेड, स्क्रिप्टेड खबरें अगर आप चलाएंगे, खबरें वीडियो चलाएंगे, तो फिर तो सोशल मीडिया को लोग बैन की निगाह से भी देखेंगे ना कि यार अब क्या चलने लग गया, ये बंद करो भाई इसको। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज हमने जाना डॉक्टर विनय गुप्ता के बारे में, और जो नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम लेके चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई और आप लोगों ने सुनी है। आप भी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।